अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने लगे हैं। ऑलरेडी हम 14 चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं अपलोड कर चुके हैं। अब लास्ट चैप्टर ही है। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो फॉर्मेटिव के अंदर आते हैं, तो वो हम जब प्रैक्टिकल प्रिपेयर करेंगे पीबीए के लिए, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जो आपका थ्योरी का पेपर होगा, उसके लिए इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें बायोकेमिस्ट्री हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो हैं वो समेटिव में आते हैं। तो ये टॉपिक भी होगा, सेकंड भी होगा, ये लास्ट वाला टॉपिक भी हम इंक्लूड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। कौन-कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं? हम ये देखते हैं कि फिजिकल प्लस केमिकल चेंज क्या आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से मॉलिक्यूलर चेंजेस आती हैं, कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर बनता है। अब हमारी बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली पूरा दिन जो है वर्क करती रहती है, 24/7 365 डेज जो है ईयर काम करती है। उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, आपका लिवर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किडनी कर रही है। आप जो खाना खा रहे हैं, जो फूड आप कंज्यूम करते हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा है, वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो उनको डील करते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग। अच्छा, अब तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन जो है वो एक सोर्स ऑफ फूड है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरी होती है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर टू मेक देम एबल टू स्टे अलाइव। तो न्यूट्रिशन जो है वो सोर्स ऑफ फूड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होता है टू स्टे अलाइव। अब जो हम खाना खा रहे हैं उसकी चॉइस बहुत मैटर करती है। आपने एक बैलेंस डाइट रखनी होती है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन अपने कंज्यूम कर रहे हैं। एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करना, एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करना, या बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना, ये दोनों आपकी बॉडी को मैल फंक्शन करने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। उस हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको अपनी बैलेंस डाइट रखनी पड़ती है। तो न्यूट्रिशन का टॉपिक आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये एक पैराग्राफ है, ये आपका टॉपिक आ जाएगा न्यूट्रिशन का। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी आ गया तो आ सकता है। तो इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है न्यूट्रिशन का भी और एक डाइट का भी। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन और डाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूट्रिशन का टॉपिक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन और डाइट। ठीक है, अब इस हेल्दी न्यूट्रिशन और डाइट में हमारे पास आते हैं टोटल 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि ब्लड प्रेशर जो है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसको स्लो डाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। ठीक है, और अगर आप बैलेंस डाइट करते हैं तो बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी डिजीज ओबिसिटी, ओबिसिटी मदर ऑफ ऑल डिजीज है। तो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप ओबीस नहीं होंगे, आप बाकी डिजीजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन बन गया। और ये वाला पॉइंट बुलेट पॉइंट्स के अंदर हो, टेबल की फॉर्म में हो, वो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट जो है उसकी अगर सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो यहाँ तक आप इसे मेंशन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज हेल्दी ईटिंग और बैलेंस डाइट। हेल्दी ईटिंग और बैलेंस डाइट क्या है। हेल्दी ईटिंग और बैलेंस डाइट की डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पर आपने मार्क कर लेनी है कि व्हाट इज हेल्थ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक सुटेबल अमाउंट में हमें कैरी करने की जरूरत है। तो जो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टार्ट से ही बात, जो आप एक इन्फेंट से आप स्टार्ट करते हैं और एक अडल्ट एज में और ओल्ड एज तक अगर आप ओवरऑल एक बैलेंस पैटर्न ऑफ लाइफ के साथ गुजारते हैं तो आपकी बहुत सारी डिजीजेस के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। आपकी बॉडी एक अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, डिजीजेस से आपको बचाती है, आपको नरिशमेंट इक्वली मिलती है, आपकी बोन स्ट्रांग होती है, आपकी मसल्स और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेहतर बनती है। तो यहाँ तक आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि पहले आप लिखेंगे बैलेंस डाइट क्या है और दूसरा आप मेंशन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट।
ठीक है? 2 पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं। अब बैलेंस डाइट में इंक्लूड क्या-क्या होता है? बैलेंस डाइट के अंदर एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ हर अमाउंट की कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की कैलोरीज़ आप काउंट करते हैं कि कितनी-कितनी कैलोरीज़ आप डेली इनटेक करते हैं, आपकी डिमांड कितनी है और आप इनटेक कितना कर रहे हैं। ये सब कैलकुलेशंस की बेस पर जो आपके लिए फूड डिज़ाइन की जाती है, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। एक जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कौन-कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द बेसिक न्यूट्रिएंट्स इन आवर बैलेंस डाइट? तो 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स में पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। अगर ये 6 चीज़ें आपकी डाइट के अंदर एक लिमिटेड पोर्शन के अंदर है, एक बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर है, तो वो आपकी एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट जनरेट कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइट क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट क्या है, ये सब टॉपिक्स आपके मेंशन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम 2 ब्रांचेस को मर्ज करते हैं, बायो और केमिस्ट्री को। अब बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, और केमिस्ट्री के अंदर हम चेंजेस को, फिजिकल या केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं, उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो दोनों मिलके बन जाती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ से आपने प्रिपेयर कर लेनी है। अच्छा, अब हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ-कहाँ से मिलती है? हमें जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं, फैट्स होते हैं एनर्जी देते हैं, लिपिड्स जिसको कहते हैं वो एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स और अमीनो एसिड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये एनर्जी हम अपनी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए, अपनी बॉडी के फंक्शंस को पूरा करने के लिए, अपनी बॉडी को हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, इम्यून करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी, और यहाँ पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन-कौन से मटेरियल्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए टू हील, ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने अगेन ये कर लेना। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कार्बोहाइड्रेट एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी डेफिनेशन थी, जो ओल्ड कांसेप्ट था, वो ये था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन और इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल, वाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, तो इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3 चीज़ों से बने हुए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इन 3 चीज़ों से बनते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। ये कांसेप्ट जो है वो ओल्ड कांसेप्ट था। बाद में जब इसके स्ट्रक्चर पर फर्दर डिस्कशन की गई तो देखा गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक्चुअली ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, या एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप से बना होता है, प्लस न्यूमरस OH ग्रुप्स भी उसमें अटैच होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। ये वाला पार्ट आपकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। फिर आपने उसमें ये पॉइंट ऐड करना है कि आपने कितनी एनर्जी उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप इनटेक करते हैं तो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी आप वहां से इनटेक करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ब्रेक करें तो बॉडी में ब्रेक होती है, और ग्लूकोज जो है वो एक टाइप ऑफ शुगर है, वो प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी उसको यूज करती है फॉर एटीपी और एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह के लिए। तो ग्लूकोज एक्चुअली हमारी बॉडी का फ्यूल है, ब्रेन का फ्यूल है और बाकी सारे ऑर्गन्स का फ्यूल है, जिसके थ्रू वो एनर्जी अपनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी, फर्स्ट पॉइंट आपने मेंशन करना है कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसकी एनर्जी की वैल्यू आपने मेंशन करनी है, और उसके बाद आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग देकर यहाँ पर ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज फिर आपके पास ये टेबल आता है, इस टेबल को आपने प्रिपेयर करना है। इस टेबल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसके बारे में बताया कि कार्बोहाइड्रेट हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स हैं, और फिर ट्राइसेक्राइड के अंदर 2 शुगर्स होती हैं, और मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो एक सिंगल शुगर के थ्रू बना होता है। फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड में 3 या 3 से ज़्यादा शुगर, जैसे ही डेफिनेशन यहाँ से थोड़ी सी और इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पॉलीसेक्राइड वैसे 10 से ज़्यादा का जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं उनसे बना होता है, लेकिन फिलहाल आपने यही वाला करना है। 3 और मोर शुगर्स अगर कंबाइन होती हैं तो फिर आपके पास कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो एक पॉलीसेक्राइड है। सबकी एग्जाम्पल याद करनी है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन। अच्छा, पहला आपका फूड सोर्स कंप्लीट होता है। सेकंड फूड सोर्स जो है वो है प्रोटीन।
प्रोटीनिशियस फ्रूट सोर्स जो है वो हमारी बॉडी में, जैसे आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, और पूरी बॉडी में अगर ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होगी तो डेथ ऑफ द सेल्स हो सकती है। सेम इसी तरह हमारी स्किन प्रोटीन से बनी है, हेयर्स प्रोटीन से बनी है, बोन जो नेल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर बनानी है तो हमें प्रोटीन इनटेक करनी पड़ेगी, हमें अमीनो एसिड्स इनटेक करने पड़ेंगे, वो हमारी डाइट के अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर आप प्रोटीन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रोटीन जो है मैक्रोमोलेक्यूल है दैट रिस्पांसिबल फॉर द फंक्शंस दैट टेक प्लेस, दे डू नॉट दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरड फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन्स वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताना है, वो अमीनो एसिड है। ठीक है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड। इसमें पॉइंट आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप कंबाइन कर दें, मतलब एक अमीनो एसिड है दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होगा, दूसरा तीसरे के साथ, चौथा पांचवा, और एक लॉन्ग चेन जब बनती है तो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो अमीनो एसिड आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड और ब्रोकन डाउन। अमीनो एसिड्स आर द रिजल्ट्स। तो सेम जब प्रोटीन को आप ब्रेक करेंगे तो अमीनो एसिड बनेंगे, और अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन जनरेट होती हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरे जो फूड सोर्स हमारी बनती है वो है लिपिड। लिपिड क्या है, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हार्मोन्स हैं, बहुत सारे विटामिन हैं जो लिपिड्स की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ये ज्यादातर वैक्सी और ऑयली कंपाउंड्स होते हैं, फैटी, वैक्सी और ऑयली कंपाउंड्स जो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर इन पोलर सॉल्वेंट। अब लिपिड्स होते हैं मोस्टली हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हाइड्रोफोबिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर हेटर्स होते हैं, तो इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर जैसे पॉली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही, जो इनकी नेचर के साथ मैच करते हैं, क्योंकि ये खुद भी मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर के अंदर ही सॉल्युबलाइज होते हैं। डेफिनेशन आ जाएगी, are the mainly composed of hydrocarbons and little oxygen, making them an excellent source of energy. Lipids are fatty compounds that perform a variety of function in our body. ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है लिपिड से बनी होती है, हार्मोन्स बहुत सारे जो हैं वो फैटी इसी लिपिड से बने होते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं हमें, विटामिन जो है वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो लिपिड्स जो हैं इनकी इंपॉर्टेंसेस जो हैं याद करनी है। फिर उसके बाद विटामिन ए, डी की ई और के, ये सारे जो है वो फैट सोल्युबल विटामिन हैं, और हमारी बॉडी में डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्रोकली है, सैल्मन फिश है, बटरनट स्क्वैश है, इनके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह के टॉपिक्स करते हैं जिसमें आप फूड सोर्सेज की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स ही मेंशन कर देता हूँ कि जो आपने वहाँ पर स्टडी करने हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है, फिर आपने उसकी एनर्जी के बारे में बताना है कि वो एनर्जी कितनी आती है, फिर उनका सोर्स बताना है कि कहाँ-कहाँ से वो सोर्स मिल सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो मोस्टली स्वीट चीज़ें होती हैं, जैसे स्वीट शुगर जो है, शुगर कैन है, ये सब जो है वो फूड सोर्सेज आ जाते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। फिर उसके बाद आपने इनके फंक्शंस बताने होते हैं, और फंक्शंस के बाद लास्ट में एग्जाम्पल। जब भी आप ये टॉपिक रेडी कर रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि क्या आपके ये 5 पॉइंट्स एक टॉपिक में से कंप्लीट हो रहे हैं, और प्लस अगर किसी की टाइप जैसे उसके टाइप्स आपको गिवन दी जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, तो वो टाइप का टॉपिक ऑप्शनल हो सकता है। फिलहाल अभी आपके वो कुछ जिसमें है वो टाइप्स आपने इंक्लूड करनी है, नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब आप इसके फंक्शंस करते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 फंक्शंस लाजमी होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक पर। न्यूक्लिक का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से मिला, और एसिड का मतलब इनकी नेचर एसिडिक है, और जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ थे वो न्यूक्लियस में से डिस्कवर हुए थे, और इनकी नेचर एसिडिक थी, इस वजह से इनका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, लिपिड्स फैटी एसिड से बने होते हैं, और इसी तरह प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी अपने सिंपलर कंपोनेंट से बने होते हैं जिनको नाम देते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है,
ये तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, तो इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है यहाँ पर मेंशन भी है, न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स आती हैं, एक है आरएनए होती है और एक डीएनए होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर आपको आना चाहिए इनका डिफरेंस। जैसे डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पॉइंट नंबर 1, ये टॉपिक जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो आपने इसको डिफरेंस के रिस्पेक्ट से करना है। सबसे पहला पॉइंट, उनका नाम आप पूरा लिखेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक जगह से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना हो तो ये जो है डीएनए यूज होता है, और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करनी हो तो आरएनए यूज होता है। 3 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, ऑक्सीजन एक कम होने की वजह से उसे डीऑक्सी बोलते हैं। आरएनए के अंदर सेकंड कार्बन पे OH लगा होता है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर H लगा होता है, इस वजह से दोनों में डिफरेंस आता है, एक ऑक्सीजन का नाम भी इसी वजह से चेंज है। फिर उसके अलावा इनके नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बता सकते हैं, ए, टी, जी और सी जो है वो डीएनए में होता है, और आरएनए के अंदर ए, जी, यू और सी होता है। टी की जगह यू आ जाता है, थायमीन की जगह यूरेसिल आता है। ये नाम यहाँ पर मेंशन भी है, एडिनाइन, साइटोसिन, गुआनिन, थायामीन, और यहाँ पर होते हैं एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, और यहाँ पर चेंज आता है थायामीन और यूरेसिल के बीच में। तो सेल्फ असेसमेंट में भी देखें तो आपको डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसका डिफरेंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कंपेयर कि आप इसमें से इंटरनली याद करें पूरे टॉपिक को। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि जब भी आप चीज़ें रेडी करें तो आपने देखना है कि उसका सोर्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज मींस डेफिनेशन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। डेफिशिएंसी का पॉइंट यहाँ पर न्यू है, ये आपने साथ ऐड करना है। अगर आप ये टेबल भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आपका रेडी हो सकता है। डेफिशिएंसी में अगर आते हैं तो डेफिशिएंसी अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाती है, वीकनेस फील होती है, आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन को शुगर चाहिए एक्टिविटी करने के लिए, और रिक्वायर्ड ब्रीथिंग है, विटामिन जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल डेफिशिएंसी, इसमें से आपने कोई 2-3 पॉइंट्स में इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन, बाकी सब चीज़ें तो हमने डिस्कस की, डेफिशिएंसी में ही डिस्कस किया था। तो डेफिशिएंसी में जब आप करेंगे तो ब्रिटल हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ठीक है, इसी तरह पुअर ग्रोथ होती है, आपकी मसल्स ग्रो नहीं करती, आपकी बोन्स ग्रो नहीं करती, आपकी ब्लड में एनीमिया हो जाता है क्योंकि ब्लड जो है वो प्रोटीन से बना होता है और वो उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इसमें भी आप 3 पॉइंट्स कर सकते हैं। लिपिड्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि आपकी स्किन मॉइस्ट नहीं रहती, ड्राई स्कैल्प हो जाता है, रैशेस आते हैं, हेयर लॉस होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इसमें से 3 पॉइंट्स और मेंशन कर लेने हैं। न्यूक्लिक एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है और आरएनए है, ये हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, म्यूटेशंस आ जाती हैं तो बहुत सारी डिजीजेस आ सकती हैं। इसमें लैश नैन सिंड्रोम जो है वो एक प्रिपेयर करना है आपने, और लुइस बार सिंड्रोम, ये 2 आपने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आपने याद करने हैं, इन दोनों की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पूरा इंक्लूड है तो इसलिए आपने कोई चीज़ यहाँ से स्किप नहीं करनी है, एटलीस्ट ये टेबल लाजमी याद करने हैं अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के टॉपिक को करते हैं और न्यूक्लिक एसिड को, और डिफरेंस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, शायद लिखी नहीं जाती, लेकिन आपने अपने पास नोट करते जाना है, ठीक है। रिक्वायर्ड डेली इनटेक फॉर यंग अडल्ट्स, कितनी डेली इनटेक्स होनी चाहिए एक यंग अडल्ट की? तो जो बैलेंस डाइट है एक यंग अडल्ट की, वो कैसी होनी चाहिए? हेल्दी डाइट जो है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको लेने पड़ते हैं, जैसे 6 न्यूट्रिएंट्स की हमने पहले बात की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, फिर इसके अलावा वाटर, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, विटामिन, ये 6 चीज़ें अगर आप इनटेक करते हैं तो आपकी एक डाइट अच्छी डाइट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ ऐसे, और जो एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो इनका अगर हम ग्रुप बनाएं तो एक मील की टिप्स अगर हमें बताई जाए तो क्या होती है कि आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़्यादा इंटेक करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम इंटेक करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ओबेसिटी क्रिएट करते हैं, शुगर को कम इंटेक करें, ओबीस बनाता है आपको, साल्ट और फैट्स भी कम इंटेक करने हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आपने ज़्यादा प्रेफर करनी है अपनी फूड डाइट के
अंदर, ठीक है? सजेस्टेड फूड डाइट्स कुछ लिखी हुई हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्स टू नो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कहत का शिकार हैं और वहाँ पर फूड क्रॉप जो है अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको वो फूड रिक्वायर्ड अमाउंट में उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं अवेलेबल होती, जिसकी वजह से वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे मरसमस एक डिजीज़ है, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से बच्चों के अंदर होती है और बच्चे जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी वीक हो जाती है और वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली कर नहीं पाते। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पहले भी साथ-साथ डिस्कस की कि जो टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, टेबल आपने स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स दिए गए थे हेल्दी डाइट के, वो वाले पॉइंट्स, ठीक है? फिर उसके बाद हमने डिफरेंस किया आरएनए और डीएनए का, वो आपने रेडी करना है। अगर आप ये 3 टॉपिक्स रेडी कर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट इंशाल्लाह आपका इसी चैप्टर में से इसी तरह का आता है। तो आप इस बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको हम वाइंड अप करते हैं। इसमें से फ़िलहाल इतना ही, तो प्रिपेयर करें। इस चैप्टर का टेस्ट हम कंडक्ट करवाएँगे, तो आपकी प्रिपरेशन वहाँ से भी जज हो जाएगी। तो आपने ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर हमने कर लिया, इससे पिछले वाले भी चैप्टर कर लिए हैं। होपफुल अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एक दफ़ा कोर्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम एफएलपीज़ और अपना हाफ लेंथ पेपर्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें और फर्दर डिस्कस करेंगे जो हमसे रह गई हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। तो तब तक आपका ये टास्क है कि आपने इन सारे सिलेबस को अपनी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना है। डैट के फर्स्ट एग्ज़ाम्स अब बिल्कुल पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इंशाल्लाह कि हमारा अच्छा रिज़ल्ट आ सके इस दफ़ा एग्ज़ाम्स के अंदर। सो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।